प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर पर फहराई ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने कहा, आज संपूर्ण भारत और विश्व हो गया है राममय। प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव और शहीदी दिवस समागम में की शिरकत। महाभारत अनुभव केंद्र का अवलोकन कर पंचजन्य स्मारक का किया उद्घाटन। करनाल के सहकारी चीनी मिल में पेराई का काम हुआ शुरू। विधानसभा के चीफ व्हिप ने राम कुमार कश्यप ने की शुरुआत। कहा, सरकार करती है किसानों को समय पर भुगतान। और खोई पहचान पाने के लिए डाक विभाग ने देश भर में शुरू की लेखन प्रतियोगिता। लेखन के प्रति लोगों में उत्साह पैदा करने की मुहिम। जींद डाक विभाग ने लोगों से की भागीदारी की अपील। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, आज संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व राममय हो गया है। इस हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष, असीम कृतज्ञता, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णावती है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। साथियों, भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लेकर आज तक करीब करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। यह धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कृति को दिखाता है। यह ध्वज संकल्प, सफलता, संघर्ष और सृजन और सदियों से चल आ रहे सपनों का साकार रूप है। यह संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। यह आने वाली सदियों और कई शताब्दियों तक प्रभु श्री राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। यह धर्म ध्वज प्राण जय जाए पर वचन नहीं जाए के वचन की प्रेरणा बनेगा। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि कैसे एक व्यक्ति समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब राम अयोध्या से गए तो युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शिरकत की। यहां प्रधानमंत्री ने महाभारत अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी और राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष भी मौजूद रहे। गीता जयंती महोत्सव में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित समारोह में शिरकत की।
प्रधानमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी पर डाक टिकट व सिक्का भी जारी किया। अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि गीता का उपदेश पूरी दुनिया और मानवता के लिए था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन का धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। वहीं श्री गुरु तेग बहादुर ने भी धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देकर मानवता की रक्षा की। आज पूरा हिंदुस्तान उनका ऋणी है। उसे सबसे बड़ा धर्म बताया था। उन्होंने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात सत्य के मार्ग पर अपने धर्म के लिए प्राण देना भी श्रेष्ठ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने भी सत्य, न्याय और आस्था की रक्षा को अपना धर्म माना और इस धर्म की रक्षा उन्होंने अपने प्राण देकर की। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र स्थित ज्योतिषर में शहीदी दिवस समारोह के आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस अवसर पर नायब सिंह सैनी ने सिख मर्यादा और परंपराओं का पूर्ण पालन करते हुए अत्यंत विनम्रता, आदर और श्रद्धा सहित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप को पूर्ण मर्यादा से सुशोभित आसन पर स्थापित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान का अनुसरण करें। गुरु जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग दिया। हमें उनके मार्ग पर चलते हुए देश धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए। शहीदी दिवस पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश में अनेक आयोजन किए हैं ताकि गुरु जी की शिक्षाएं प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचें। आपको बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में सिरसा जिला से रोड़ी, पंचकुला जिला से पिंजौर, फरीदाबाद और यमुनानगर जिला के सुढौरा से 4 यात्राएं अलग अलग स्थानों से गुरु तेग बहादुर जी के इस शहीदी दिवस को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ की। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी वर्ष कैथल के ऐतिहासिक गुरुद्वारा नीम साहिब और मंजीर साहिब में बड़ी श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया है। दिन भर गुरुद्वारे में श्रद्धालु श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा नतमस्तक होते रहे। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब में बैठकर शब्द कीर्तन सुना। श्रद्धालुओं ने दर्शन करने के बाद कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और कौम की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया था। हमें उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर देश व धर्म की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी 350 साल पहला हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए जुल्म के खिलाफ दिल्ली चांदनी चौक में अपना शीश का बलिदान दे के हिंदू धर्म की रक्षा की। अज सारा संसार उन्हों की शहीदी पुरब मना रहा है। सारे संसार दे विच एकता का उपदेश जो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दिता वो सारा उपदेश जो सारे संसार में फैल रहा है। जिस दिन अज गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहीदी दी सी अपने हिंदुस्तान के धर्म को बचाने वास्ते ते सारे हिंदुओं की रक्षा की सी ते अज का दिन बहुत ही महान दिन है जिस दिन सारे अपने पंजाबी इत्थे गुरु साहब के दर्शन करने आए हैं ते उन्हां दे इस शहीदी पर्व को बड़े धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। ते अज प्रधानमंत्री जी अपने देश के प्रधानमंत्री जी भी इस पर्व ते अपने कुरुक्षेत्र पुजे ने। बढ़ चढ़कर लोग भाग ले रहे हैं और इसमें कुरुक्षेत्र में अपने प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और इनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन है। मोती मेरे ने दुध पिया चोरी जाके दुध पियांदा सीगा ते ओदे करके भी ये अगो सिक्खी बनी है साडी। असी मोती मेरे दे बंदे हैं। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर कैथल और जींद से विशेष रेलगाड़ी चलाई जा रही है। यह ट्रेन 5 दिसंबर तक चलेगी जिसमें लोगों को गीता जयंती महोत्सव में आने जाने से आसानी होगी। कुरुक्षेत्र के लिए विशेष रेलगाड़ी चलने से जिले के लोग बेहद खुश हैं। यह ट्रेन जींद से नरवाना, कलायत, कैथल, ढांड होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचती है। ये जी कुरुक्षेत्र में जो चलाया ये नई ट्रेन चलाई है इसके लिए पब्लिक को बहुत फायदा है और वह गीता जयंती पर महोत्सव है जो है उसका आनंद उठा पाएंगे यात्री लोग जो भी जाएंगे आएंगे। यह हम देखते हैं कि हर साल ये महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है हरियाणा और सीएम साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्हें हमारे हरियाणा के उन्नति में बहुत
प्रगति की है, उन्नति लाई है, और जिससे हमारा हरियाणा देख रहे हैं हम कि सबसे आगे निकल रहा है। राज्य स्पेशल ट्रेन चलाई है तो इससे बहुत मतलब पब्लिक को वो मिलेगा उसका। हर तरह के प्रोग्राम, हर तरह की मतलब हर वैरायटी वहाँ मिलती है, हर कपड़ा क्या ले लो, कुछ भी चीज ले लो, हर मतलब प्रांत के लोग वहाँ पे आते हैं। क्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में अधिक से अधिक लोगों को पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं। रेलवे चाहता है कि अधिक से अधिक लोगों को गीता की पावन स्थली तक सुविधाजनक पहुंचाएं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन के कड़े प्रबंध किए गए हैं। रेलवे पुलिस रेलगाड़ियों की गहनता से जांच कर रही है। सभी स्टेशनों के ऊपर इसका स्टॉपेज किया हुआ ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता जा सके, बच्चों के साथ, परिवार के साथ वहां पे देख सके। और वहाँ बहुत अच्छा दुकानें वगैरह लगी हुई है, पूरे अपने हिंदुस्तान से, पूरे भारत से हर तरह के वो एक्टिविटीज और हर तरह के दुकानें, कपड़ों की, बर्तन की, हर सामान की दुकानें लगी हुई है ताकि लोग देख भी सके, धर्म के अनुसार। साथ साथ में सांस्कृतिक के प्रोग्राम चल रहे हैं वो भी देख सके। रेलवे विभाग द्वारा अभी गाड़ी चलाई गई है जो 12 बजे के आसपास का टाइम है उसका यहाँ आने का, और दोपहर बाद 3 बजे का, जो एक अच्छी पहल है। हमने अपनी गश्त लगाई हुई है ट्रेनों में, जो लगातार हर एक डिब्बे में निगरानी कर रही है सभी सवारियों की, सभी यात्रियों की। और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उसके लिए मेन गेट पे ड्यूटी है, बाहर ड्यूटी है, ठीक है। जो आने वाले सभी यात्रियों की चेकिंग भी करते हैं और उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखते हैं। देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विश्व के 50 देशों में गीता जयंती मनाई जा रही है और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में भी गीता जयंती को लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पलवल के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में गीता महोत्सव का आयोजन होगा। इस अवसर पर हवन यज्ञ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनार, प्रदर्शनी, झांकियों, शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र होंगे। उन्होंने महोत्सव में अधिक से अधिक जन भागीदारी करने के लिए जिला वासियों से आह्वान किया है। हर वर्ष की तरह ही इस बार भी 28 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक गीता जयंती का भव्य प्रोग्राम होगा, जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में होगा। इसमें हर दिन अलग अलग एक्टिविटी होंगी और मैं आपके माध्यम से सभी पलवल वासियों से निवेदन करता हूं कि इस प्रोग्राम में आए और भगवत गीता का जो संदेश भगवान कृष्ण ने हमें दिया है उसको आत्मसात करें। इसके साथ साथ सभी डिपार्टमेंट्स के वहाँ स्टॉल भी लगेंगे। सभी डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम है उनके बारे में भी जनता को इसमें बताया जाएगा और बच्चों के लिए के मनोरंजन के लिए भी इसमें काफी व्यवस्था की गई है। एक बड़ा ही अच्छा एक अध्यात्म और लर्निंग का एक एक्सपीरियंस होगा। प्रदेश पुलिस अपराधियों के पीछे पड़ी है। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद की सफलता के बाद भी पुलिस अपराधियों को दबोचने में जुटी है। जींद पुलिस के डिटेक्टिव स्टाफ ने एक बदमाश को हथियारों की खेप के साथ काबू करने में सफलता हासिल की है। एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि आरोपी फतेहगढ़ निवासी है, जिसके कब्जे से 5 पिस्तौल तथा 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। उसके ऊपर हत्या का प्रयास, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। जुलाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। ये लगभग 20 मुकदमों में पहले इसकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो जींद डिस्ट्रिक्ट है इसमें जुलाना, पिल्लूखेड़ा में भी इसमें जो है अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के केसेस रजिस्टर्ड रहे हैं। फिलहाल जो इसको हमारी क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है तो उसमें इससे जो रिकवरी हुई है वो आर्म्स की रिकवरी हुई है और वो 5 आर्म्स इस पे एक साथ हमारे को मिले हैं और उसके अलावा 10 जो है जिंदा कारतूस भी मिले हैं। और इसमें जो सामने चौंकाने वाली चीज़ आई है वो आई है कि ये कुछ लोगों को टारगेट बनाए हुए थे। तो एक तरह से मैं कहना चाहूँगा हमारी जो क्राइम ब्रांच टीम के इंचार्ज हैं, दूसरे आईओ हैं, तो उन्होंने एक अच्छी इसमें सतर्कता दिखाते हुए कुछ जो है हीनस क्राइम के जो और इंसिडेंट हो सकते थे, किसी की जान माल को जो नुकसान हो सकता था, उसको अपनी तत्परता की वजह से जो है इसको टाला है। उत्तर भारत में ही तापमान गिरने से ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। ठंड के बढ़ते प्रकोप के चलते भिवानी जिला प्रशासन व नगर परिषद ने यात्री ठहराव के लिए अस्थायी रैन बसेरे स्थापित किए हैं। यह रैन बसेरे नया बस स्टैंड, नगर परिषद के समीप धर्मशाला और रेड क्रॉस में स्थापित किए गए हैं। बेघर लोगों को ठंड से बचाने के लिए रैन बसेरों में ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है। बस स्टैंड पर स्थित रैन बसेरों के प्रबंधक कुलदीप सिंह ने बताया कि जिन लोगों के पास रहने को घर नहीं है वो शीतलहर से बचने के लिए
इन रैन बसेरों में आश्रय ले सकते हैं। रैन बसेरों में शौचालय व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। नगर परिषद द्वारा हमारे विश्राम गृह में यात्रियों के लिए रैन बसेरा चलाया गया है। उसमें 10 बिस्तर में रजाई के लगाए गए हैं और 5 बिस्तर हमारी तरफ से हैं। कुल मिला के 15 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। साथ में यात्रियों के लिए शौचालय है, पेयजल की व्यवस्था है। लगभग 10 यात्री प्रतिदिन के हिसाब से रुक रहे हैं। अभी ठंड कुछ कम है, ज्यादा होगी तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी और अपने गंतव्य पर विश्राम करके जाएंगे। रैन बसेरों में रुकने वाले राहगीरों ने बताया कि यहां पर प्रशासन ने रहने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। सर्दी से बचने के लिए रजाई गद्दे उपलब्ध हैं। शाम को बचने के लिए कोई साधन नहीं मिला, इसलिए मैं बस स्टैंड पर रुक गया। यार रैन बसेरा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सुविधा है रहने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं जा सका, मैं यही डटा। प्रशासन सुबह बहुत बढ़िया है। प्रदेश के शुगर मिलों में गन्ने की पेराई शुरू होने लगी है। आज करनाल के सहकारी चीनी मिल में हरियाणा विधानसभा के चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप ने हवन के साथ 50वें पेराई सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा वीसी के माध्यम से जुड़े पेराई सत्र की शुरुआत करने के बाद राम कुमार कश्यप ने कहा कि किसानों को गन्ने की फसल का समय पर भुगतान किया जाएगा। प्रदेश सरकार देश में सबसे अधिक गन्ने का दाम दे रही है। कोई दिक्कत नहीं दिखेगा। पहले जो है किसान जो गन्ना लाते थे उनको 12-12 घंटे लग जाते थे। अब देखिएगा टोकन प्रणाली यहाँ पर शुरू कर दी गई है। मेरे ख्याल में अब 2 घंटे में जो किसान टाली लेकर आएगा, 2 घंटे में उसकी जो टाली मतलब सारा अनलोड हो जाएगी और वो खाली हो जाएगी और अपने घर जा सकता है। इसी प्रकार से खाने के लिए विश्राम करके स्थापना की गई है। पार्क यहाँ पर बनाया गया है, कैंटीन की यहाँ व्यवस्था की गई है। पौधारोपण का बहुत काम किया गया ताकि जो है प्रदूषण वही ये फैक्ट्री रहे। इस प्रकार से किसानों के हित में बहुत से शांति में सबसे बड़ी है कि यहाँ की जो किसान गन्ना लेकर के आता है, जो उसकी पेमेंट है 100% जो है पेमेंट की कर दी जाती है। मिल की प्रबंध निदेशक अदिति ने बताया कि इस सीजन में 50 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टोकन प्रणाली की शुरुआत से किसानों का समय काफ़ी बचने लगा है। वहीं किसानों ने कहा कि मिल में किसानों को काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं और भुगतान भी समय पर होता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर देश भर में एकता मार्च निकाले जा रहे हैं। ऐसी ही एक 10 दिवसीय पद यात्रा गुजरात में सरदार पटेल की जन्मभूमि कर्मशाद से निकाली जाएगी, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर के तट पर समाप्त होगी। ये जानकारी यात्रा के लिए चुने गए करनाल के शिक्षाविद और इंटरव्यू मेंटर मिहिर बैनर्जी ने दी गई। उन्होंने बताया कि यात्रा के लिए देश भर से 150 लोगों को आमंत्रित किया गया है। 150 किलोमीटर लंबी ये यात्रा 26 नवंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर को समाप्त होगी। यात्रा का लक्ष्य युवाओं में संस्कार, राष्ट्र प्रेम के साथ श्रेष्ठ भारत, एक भारत की भावना को जगाना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने एक लगभग 560 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा था। तो इसलिए जो है इस मार्च का नाम जो रखा गया है इस मार्च फॉर यूनिटी, जो ये पद यात्रा है। और ये कर्मसद जहाँ पर पटेल साहब पैदा हुए थे वहाँ से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगभग 150 किलोमीटर की ये पद यात्रा रहेगी, जिसमें लगभग 150 जो नेशनल लेवल के पदयात्री, जिसमें मेरा भी चयन हुआ है और मुझे मौका मिला, अवसर मिला है, तो उसका मैं हिस्सा होऊंगा। और अलग अलग जो है वहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। और ये बहुत बड़ी एक प्रेरणा है यूथ के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, कि दिस इज़ अ टाइम व्हेन दे नीड टू यूनाइट और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना। सूचना व प्रौद्योगिकी के आज के युग में सूचना प्रेषित करने के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में सूचना पहुंचाना सेकंडों का काम है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में डाक विभाग अपनी पहचान खो रहा है। इस खोई पहचान को फिर से बचाने के लिए डाक विभाग ने देश भर में लेखन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए जींद मुख्य डाकघर के हेड पोस्ट मास्टर ने बताया कि भारत सरकार व संचार मंत्रालय 2.5 आखर नाम से लेखन प्रतियोगिता करवा रही है। इसका उद्देश्य लोगों में लेखन के प्रति प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार ने डाक विभाग के माध्यम से जो है लेटर राइटिंग कंपटीशन शुरू किया है, जिसमें हम 2.5 आखर लेटर राइटिंग कंपटीशन बोलते हैं।
इसके अंतर्गत जो मेन सब्जेक्ट दिया गया है वो है मेरा आदर्श व्यक्तित्व, या इसको हम कहेंगे लेटर टू माय रोल मॉडल। तो इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके अंतर्गत 18 साल तक का एक बैच रहता है और दूसरा 18 साल से ऊपर के व्यक्ति जो है वो भी ये इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत जो सर्कल लेवल पे जो हमारा हरियाणा सर्कल है, अम्बाला सर्कल के अंतर्गत जो है वो 4 इनाम दिए जाएंगे। जिस भारतीय डाक विभाग का ये पत्र लिखवाने का ये है कि इससे एक तो शब्दों की, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति बाहर आती है। प्रतियोगिता को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। विजेताओं को नकद इनाम राशि दी जाएगी। प्रतिभागी हाथ से पत्र लिखकर 8 दिसंबर तक भेज सकते हैं। शहरवासी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। महाराजा अग्रसेन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य रीटा अरोड़ा ने बताया कि डाक विभाग से उन्हें पत्र मिला है, जिसको लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।